हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022, राइट। एंड हम अभी हमने काफ़ी सारे सेशंस ले लिए हैं यूनिट 2 से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, जिसमें ऑलमोस्ट हम फिनिश करने वाले हैं ये प्रॉपर ये यूनिट 2। एंड यूनिट 2 से पहले हमने यूनिट 1 प्रॉपर कवर किया था, जिसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं यूट्यूब पर। अगर आपने नहीं देखा है मेरा वीडियो अब तक यूनिट 1 से, सो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं वन बाय वन। आप एक वीडियो ओपन करेंगे तो उसमें आपको अदर भी, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको अदर वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे, सो यू कैन गो थ्रू वन बाय वन एंड यू कैन स्टार्ट विथ मी टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ कोड 55। कोड 55 के मैं सारे यूनिट्स कवर करके दूंगी आपको, यूनिट 1 to 10। एंड आप देखेंगे अदर चैनल पे, अदर प्लेटफॉर्म पे, अगर आप पढ़ते होंगे या फिर आपने देखा होगा, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी चैनल आपको यूनिट 1 to 10 प्रॉपर एंड फुली कवर करके नहीं देगा। बट आई एम गोइंग टू यू नो गिव यू ऑल गाइज फॉर द यू नो for preparation for preparing for code 55 होली, राइट। सो आप मुझसे जुड़े रहिए एंड बने रहिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए मेरे वीडियोस को। आप जो भी वीडियोस देखते हैं शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स, राइट। सो यूनिट 2 से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक। क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं अब तक वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने कवर किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, concept of human resource management, nature of human resource management in changing environment, human resource accounting, benefits of human resource accounting, human resource planning, process of human resource planning, डिमांड फोरकास्टिंग में हमने पढ़ा है मैनेजरियल जजमेंट, वर्क स्टडी टेक्निक और वर्कलोड फोरकास्टिंग, थर्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, फोर्थ डेल्फी टेक्निक। ये सारे हमने कवर किए थे डिमांड फोरकास्टिंग में। एंड नाउ इन सप्लाई फोरकास्टिंग, जॉब एनालिसिस, पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, compensation management, job design and redesign. A job analysis provides the following information, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4। जॉब आइडेंटिफिकेशन, सिग्निफिकेंट characteristics of a job, what the typical worker does, which material and equipments a worker uses, technique of job analysis data, quantitative method, job description, selecting human resources, essentials of selection procedure, induction, training and development, classification of training methods. On the job training method are as follows. Of the job training method. And in last class we studied the reasons for voluntary retirement. What are the reasons to retire voluntarily, right? And now we'll study performance appraisal and evaluation, right? So let's start with performance appraisal and evaluation. So here are the theory. The term performance appraisal refers to the regular review of an employee's job performance and overall contribution to a company, also known as an annual review, performance review, or evaluation, or employee appraisal. A performance appraisal evaluates an employee's skills, achievements and growth or lack thereof. सो कहने का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इवेल्युएशन में क्या देखा जाता है, एम्प्लॉयज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि उसने कितना अचीव किया, क्या उसके टारगेट्स रहे हैं, क्या किस तरह से उसने अचीव किया गोल्स को, क्या उसने मेथड्स अपनाए थे, राइट। क्या उसने स्किल्स यूज की, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी, वो लैक हुआ तो क्यों हुआ, स्किल्स कहीं लैक तो नहीं कर गई, या फिर उसने लाइक लेजीनेस तो नहीं दिखाई। सो ये सारी चीजें वो अब इवेलुएट करते हैं
इम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, राइट। सो ये एनुअल बेसिस पे होता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, राइट। सो नेक्स्ट, according to McGregor के according, what is the evaluation of performance appraisal? That is formal performance appraisal plan are designed to meet three needs, one of the organization and the other two of the individuals, namely. So according to McGregor, जो उनके अकॉर्डिंग जो भी इवेल्युएशन है इम्प्लॉयज का, वो उनके 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 अकॉर्डिंग है, दो इंडिविजुअल लेवल पे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है. सो लेट्स सी व्हाट आर दे. They provide systematic judgment to back up salary increases, transfers, demotions or terminations. So after evaluation of the performance of an employee, वो देखते हैं कि सैलरी में इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर किया जाना चाहिए, या फिर उसका डिमोशन करना चाहिए, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है इन एन होल ईयर, तो क्या उसको उसका डिमोशन किया जाना चाहिए, उसको टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए अगर उसने कुछ लूप होल्स यूज किए हैं, करते टाइम उसने कुछ लूप होल्स का यूज किया है, या फिर उसने कुछ मिसकंडक्ट किया है, फॉलो किया है, या फिर उसने ऐसा कुछ काम किया है जो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स से बाहर है, वो एथिकल नहीं है, तो उनको उस कंडीशन में एम्प्लॉय को उस कंडीशन में एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर देती है. या फिर उसको अगर लगता है कि ठीक है इस गलती को सुधारा जा सकता है, या फिर उसको एक पनिशमेंट के तौर पर उसको उसका डिमोशन कर दिया जाना चाहिए ताकि वो सुधर सके, या फिर अगेन वो सेम चीज ना कर पाए, ना दोहरा पाए, तो उसको एक उनको जो भी वो करंट पोजीशन पे होते हैं उनको उससे इंफीरियर पे पहुंचा दिया जाता है, उनका डिमोशन कर दिया जाता है, या तो उनका ट्रांसफर किया जाता है. ट्रांसफर इन द केस कि आप अच्छा करते हैं तो भी ट्रांसफर किया जाता है, राइट. आपका ट्रांसफर एक कंपनी से एक ब्रांच से दूसरे और ब्रांच में किया जाता है, वो भी ट्रांसफर होता है, या फिर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, तो इट्स बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंसेस, right. Salary increase as per the performance of the employee, right. So these are the things by on the basis of organization. So second one is, they are means of telling a subordinates how he is doing and suggesting needed changes in his behavioral attitudes, skills or job knowledge. They let him know where he stands and with the boss. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उनका जो इवेल्युएशन किया जाता है इंडिविजुअल लेवल पे किया जाता है, इम्प्लॉय को इंडिविजुअली जज किया जाता है कि उसके पास कितनी क्या स्किल्स हैं, वो कहाँ पर रिलाय करता है, कितना एफिशिएंट है काम करने के लिए, कितना उसके पास नॉलेज है उस जॉब का. सो ये सारी चीजें इवेल्युएट की जाती हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन ईयर, राइट, ताकि वो इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को बता सके कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इवन इम्प्लॉयर भी समझ सके कि ये इम्प्लॉय कहाँ पर स्टैंड करता है, राइट. सो दिस इज द इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन. एंड द थर्ड पॉइंट इज, they are used as a base for coaching and counseling the individual by the superior. So superior उनकी काउंसलिंग करता है, राइट, एंड उनको बताता है कि क्या आपने पिछले पास्ट मंथ्स में आपने क्या काम किया है, आपको किस तरह से करना चाहिए था, और उनको गाइड करते हैं कि आपने अगर यहाँ पर लैक किया है तो किस वजह से लैक किया है, आपको कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है. सो दीज आर द काउंसलिंग प्रोसेस वेयर सुपीरियर guide to subordinate and take the evaluation and evaluate the subordinate. This is the process by the McGregor. So फर्स्ट जो था आपका वो मैकग्रेगर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे था, जहां पर उसके ट्रांसफर की बात की जा रही है, उसके सैलरी इंक्रीज की बात की जा रही है, उसके डिमोशन की बात की जा रही है, उसके टर्मिनेशन की बात की जा रही है. जस्ट अ सेकेंड. राइट. सो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे यहाँ पर इवेल्युएशन किया गया एम्प्लॉय का, एंड जो दो पॉइंट्स हैं नीचे उनमें इंडिविजुअल बेसिस पे उनका इवेल्युएशन किया गया, राइट. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. व्हाट शुड बी रेटेड, राइट. सो रेटिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, किस राइट, किस बेसिस पर उनकी रेटिंग होनी चाहिए, राइट, और क्या रेट किया जाना चाहिए. दीज आर
the followings. The 7 criteria for assessing performance are, first one is quality. क्वालिटी के बेस पे उनको रेट किया जाना चाहिए. क्वांटिटी के बेस पर. थर्ड वन इज टाइमलीनेस, कितना वो टाइम बाउंडेड है, राइट, उसके बेसिस पर. फोर्थ वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो प्रोडक्ट कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट, उसके बेसिस पर रेट किया जाना चाहिए. नीड फॉर सुपरविजन, राइट, सो नीड फॉर सुपरविजन का मतलब कि सुपरवाइजर ने आपको कितना, नहीं, सुपरवाइजर को क्या लगता है कि आपको कितना सुपरविजन की जरूरत है, उसके बेसिस पर. इंटरपर्सनल इम्पैक्ट, जो इंटरपर्सनल क्या होता है कि जब हम कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जो हमारे पीयर्स होते हैं, हमारे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उनके पास क्या, उनके साथ हमारा क्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पर रेट किया जाना चाहिए. एंड सेवेंथ वन इज ट्रेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग. अप्रोचेस टू परफॉर्मेंस अप्रेजल. The traditional approach, and second one is casual approach, and third one is behavioral or modern approach. So हम one by one पढ़ेंगे. The traditional approach, इसमें पहला जो point है, traditional approach में हम पढ़ेंगे straight ranking method, right? So one is straight ranking method. So let's start. In this technique, the evaluator assigns relative ranks to all the employees in the same work unit doing the same job. So यहाँ पर क्या होता है कि रैंक किया जाता है उनको, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, रैंकिंग मेथड से इवेल्युएट करती है एम्प्लॉयज को. आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपकी सपोज आप एचआर डिपार्टमेंट पे हैं. सो एचआर डिपार्टमेंट पे आपके लेवल पे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे या फिर मैनेजर के लेवल के पे काम कर रहे हैं, राइट. वो पेरोल प्रोसेस देख रहे हैं, राइट, पेरोल को मान लीजिए पेरोल प्रोसेस देख रहे हैं. सो उस प्रोसेस में 10 बंदे काम कर रहे हैं पेरोल प्रोसेस में, एंड कंपनी देखती है कि किस पर्सन ने कितना अपना एफर्ट लगाया है, किस पर्सन ने कितनी आउटपुट लाइक अच्छे से डेटा को मेंटेन किया है, क्या तरीके यूज किए हैं, क्या टेक्निक्स यूज किए हैं. सो वो रैंक करते हैं उनको, उनके बेसिस पे सेम लेवल की जॉब उनको प्रोवाइड की जाती है और सेम लेवल की जॉब पे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उसका इवेल्युएशन करते हैं. दैट इज रैंकिंग मेथड, राइट. So let's move to next. The evaluator provides a rank to the employees from good to poor on the basis of their performance. So कहने का मतलब वही होता है कि वो रेट करते हैं कि इस पर्सन की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बुरी रही है, उसके बेसिस पे उनको रैंक करते हैं. So second one is paired comparison method. इसमें हम एम्प्लॉयज को कंपेयर करते हैं, राइट. let's see. This traditional method of appraisal is a modification to the straight ranking method. Under this method, unlike the straight ranking method, all the employees are put to relative comparisons. After the comparisons, the employee get rank on the basis of his status of being better than other employees. So उनको right, पहले तो हम रैंक करते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए हमने जितने बंदों को रखा है उनमें कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा है कर रहा है, उसके बेसिस पे हम उनकी रैंकिंग करते हैं, ठीक है. तो उसमें मान लीजिए कि 4 लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनको गुड रैंकिंग दी जा रही है. मान लीजिए 6 लोग उसमें से 10 लोग हैं तो जिसमें से 4 लोगों ने अच्छा किया तो गुड, 6 लोगों ने बुरा किया तो पुअर रेटिंग दी जाती है. यहाँ पे क्या होता है कि पेयर्ड कंपैरिजन किया जाता है, मतलब एक दो एम्प्लॉयज के बीच में उनका कंपैरिजन किया जाता है कि किसने बेटर परफॉर्म किया, राइट. सो इसके बेसिस पर उस थोड़ा सा ये इम्प्रूव्ड वर्जन है रैंकिंग मेथड का, ये इम्प्रूव्ड वर्जन है इन विच पेयर्ड कंपैरिजन मेथड employee or you can say manager rate you on the basis of 2 people, right, कि किसने उससे better perform किया, which one is the better performer, and on the basis of that you analyze the paired comparison method. C. Graphic or linear rating scales. Let's study this. It is a numerical scale which states different degree of a particular trait
Under this method, the company or organization provides a form to each evaluator. Each form contains many characteristics relating to the personality and performance of the employee. Hence, the rater records his judgment on the employee's trait on the scale. So यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है एम्प्लॉयज को, राइट, जिसमें वो फॉर्म को फिल करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इवेल्युएटर को कि वो देखे कि किसने किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है, उसके बेसिस पर वो रेटिंग देते हैं. इट इज द इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, राइट. नंबर्स के फॉर्म में ये दिया जाता है कि कितने लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उसके बेसिस पर वो जजमेंट निकालते हैं, राइट. लेट मी रीड इट अगेन, मे बी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो इसमें. It is a numerical scale which states different degree of a particular trait. Under this method, the company or organization provides a form to each evaluator. Each form contains many characteristics relating to the personality and performance of the employees. Hence, the rater records its judgment on the employee's trait on the scale. ट्रेट का मतलब होता है कि जो हमें इनहेरेंटली मिलता है, जो हमारे पीछे सक्सीड, जिनको हम सक्सीड करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कहेंगे कि जो हमारे अंदर के जो गुण होते हैं वो होता है ट्रेट होता है, कि हमने क्या स्किल्स को आगे बढ़ाया है, क्या स्किल्स हमारे अंदर है, राइट. वो होता है ट्रेट, राइट. जो आपके अंदर स्किल्स होती है दैट इज द ट्रेट, कि जो आपको वो स्किल्स आपने खुद अपने आप आ गई या फिर काम करते करते आई या फिर आपने दूसरों से सीखा, अपने पीछे जो काम कर रहे थे उनसे सीखा. तो किसके बेसिस पे, लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इवेल्युएटर्स को, जो आपके मैनेजर से समझ लीजिए, इवेल्युएटर या फिर मैनेजर जो इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करते हैं कि उनको एक फॉर्म दे दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म देती है इवेल्युएटर को, और उसमें ढेर सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये स्पेसिफिक ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए इम्प्लॉयज पर्टिकुलर इम्प्लॉयज के, और उनके बेसिस पे आपको रेट करना है कि सपोज पर्सन ए में ये क्वालिटी है तो टिक कर दिया, मान लीजिए पर्सन ए बी में ये क्वालिटी तो नहीं लेकिन ये क्वालिटी है, राइट. वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनती है, राइट. सो ठीक है, ये टैलेंटेड नहीं है लेकिन मेहनती है. ऑप्शन नंबर ए जो कि ए पर्सन है, वो मेहनती तो नहीं है लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है, लाइक उसका माइंड बहुत शार्प है, वो फट से रिएक्ट करता है, काम को अच्छा करता है लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता है. तो इस हिसाब से कहने का मतलब ये है कि ग्राफिक और लाइनियर रेटिंग स्किल्स में क्या होता है, मैनेजर्स को एक फॉर्म दे दिया जाता है जिसमें ढेर सारे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इंप्लॉयज को जज कर पाए. तो क्या होता है कि आप हर एक इंप्लॉयज में, हर एक इंडिविजुअल में एक ही जैसा यू कैन से गुण नहीं होता है, एक ही जैसी क्वालिटी हर एक इंसान में नहीं होती है. कोई बहुत अच्छा रहेगा लेकिन कुछ अदर चीजों में तो बुरा रहेगा, और कोई बहुत बुरा होता है लेकिन कुछ चीजों में अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है. तो इसके बेसिस पे आप उनको रेट करेंगे कि किसमें क्या क्वालिटीज हैं, आप उन पे टिक टिक करेंगे एंड देन आप दिखाएंगे कि ठीक है, ये पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी में इनके अंदर क्या ट्रेट्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या फीचर्स इस पर्सन के अंदर है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू इवेल्युएट दैट पीपल, that individual. Fourth one is forced choice distribution system. Let's study. In this technique, the rater distributes his rating in the form of a normal frequency distribution. Its basic purpose is to eliminate the rater's bias of central tendency. दिस मेथड इज एक्सट्रीमली इजी टू अप्लाई एंड अंडरस्टैंड. यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि कभी कभी क्या होता है कि रेट करने में बायसनेस आ जाती है. सपोज जो इवेल्युएटर है, जो मैनेजर है, मे बी उसका सबऑर्डिनेट के साथ या फिर उनके साथ अंडर काम करने वालों के साथ अच्छा रिलेशन हो गया, तो भी वो उनको क्या करते हैं, वो गुड रेटिंग दे देते हैं कि वो भले ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको गुड रेट करते हैं. मे बी समटाइम्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके रिलेटिव्स भी काम कर रहे होते हैं, राइट. सो आपके रिलेटिव है इसलिए आपने उनको कंपनी में हाईलाइट ना हो बुरे परफॉर्मेंस के लिए, आपने उनको अच्छी रेटिंग दे दी. तो बायसनेस भी आ जाती है कई बार. तो उन बायसनेस को खत्म करने के लिए लाया गया मेथड फोर्थ चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इन विच आप उनको एक इवेल्युएटर को एक फॉर्म दिया जाता है. जस्ट अ सेकेंड. यस, एक फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
इट्स पर्पज इज टू एलिमिनेट द रेटर्स बायस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें मेन उनका फोकस क्या ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि जो मैनेजर्स बायस हो जाते हैं रेट करने में वो ना हो पाए, अनबायस्ड रहे, राइट, वो सबके साथ इक्वल रहे और जो भी इंडिविजुअल की के फीचर्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको विदाउट बायसनेस वो रेट करें, राइट। दिस इज द फोर्थ चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। One of the disadvantage of this method is that the rater cannot explain why an employee is three in a particular category. So इसमें क्या होता है, disadvantage क्या होता है इसमें कि वो बता नहीं सकता कि वो क्यों अच्छा है तो क्यों अच्छा है और बुरा है तो क्यों अच्छा है, right? So this is the disadvantage. And E, free form or essay method. Let's see. Under this method, the evaluator writes a short essay on the employee's performance on the basis of overall impression. It provides a good amount of information about the employee. This method suffers some drawbacks like biases due to the high level of subjectivity, the dependence of evaluation on the writing the dependence of the evaluation of on the writing ability of the evaluators etc. So इस मेथड में क्या होता है, इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि एम्प्लॉय के बारे में आप प्रॉपर और अच्छी खासी जानकारी हासिल कर लेते हैं क्योंकि वो एक शॉर्ट एस्से लिखता है, शॉर्ट नोट लिखता है जिसमें वो अपने बारे में बताता है, अपनी क्वालिटीज के बारे में बताता है, राइट। सो उसको एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय के बारे में एक स्पेसिफिक डिटेल पता चल जाती है थ्रू दैट शॉर्ट एस्से नोट्स। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, वो ये है लाइक बायसेस ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब कि वो लिखना पड़ता है उसको बहुत ज्यादा, मतलब एक शॉर्ट नोट ही है बट उसको प्रॉपर एक लाइन वाइज लिखना पड़ता है। द डिपेंडेंस ऑफ इवेल्युएशन ऑन द राइटिंग एबिलिटी ऑफ द इवेल्युएटर, मतलब ये है कि वो लिखने को तो अपने बारे में अच्छा भी लिख सकता है और जो नहीं भी उसके अंदर क्वालिटीज है वो भी वो लिख सकता है ऐसे नोट्स में, राइट, कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं मुझे ये काम आता है, मुझे ये काम आता है, मैं इस तरह से काम को हैंडल कर सकता हूँ, उसने लिखा। लेकिन उसके अलावा वो एक्स्ट्रा चीजें भी तो लिख सकता है। सो ये बायसनेस आ जाती है उसमें कि आप एक पर्सन के बारे में गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज तो रखते हैं लेकिन उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाती है, लाइक वो अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकता है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर को लगता है कि ये काम ये भी ये पर्सन ए कैन डू दिस वर्क ऑल्सो, बट वो उसको आता नहीं है, बट क्योंकि बस उसने सिर्फ इससे में लिखा है, अपने शॉर्ट नोट में लिखा है कि मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, राइट। सो एक तरह से इसका ड्रॉबैक भी है ये। Checklist method. Let's see what is checklist method. This is one of the traditional method of appraisal. A checklist is nothing but a list of statements that describe the characteristics and performance of employees on the job. The rater ticks checks to indicate if the employee possesses any specific trait, quality or not. Hence, the number of ticks describe the rating or result of the employees. So चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है कि वो चेक करता रहता है, लाइक चेक करता है कि उसके पास एक फॉर्म मिल गया, फॉर्म में फीचर्स दिए हैं, क्वालिटीज दी गई हैं, ट्रेट्स दिए गए एम्प्लॉयज के कि एक एम्प्लॉयज में क्या ट्रेट्स क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन नंबर ए में लाइक इंडिविजुअल बेसिस पे आप देखेंगे तो एम्प्लॉय ए में आपने देखा कि काम करते टाइम उसके अंदर वो बहुत पीसफुली काम करता है, बहुत ही कंपोज होके काम करता है, तो आपने उस ऑप्शन पर टिक कर दिया। आपने देखा कि वो बहुत फास्ट काम करता है और अच्छा काम करता है, आपने उस पर टिक कर दिया। तो उसके बेसिस पे आप उस पर टिक करते जाते हैं, उस बस आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें उस फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं कह सकते, उस इवेल्युएशन फॉर्म कह सकते हैं आप उसको। उस फॉर्म में आपको ढेर सारे ट्रेड्स दिए होंगे, क्वालिटीज दी होंगी, राइट। सो आपको सिर्फ इंडिविजुअल के बेसिस पे उनको आपको टिक टिक करते जाना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, पर्सन ए में आपने ये चीजें पाई तो आपने उन चीजों पर टिक कर दिया। पर्सन बी में आपने देखा कि उसके अंदर रिटेंशन की कमी है, वो रिटेन नहीं करता है, आपने इस पर टिक कर दिया। तो उस बेसिस पे आप जज कर पाते हैं चेकलिस्ट के मेथड से कि कौन पर्सन कितना किस चीज में अच्छा है, कौन इंडिविजुअल किसके बेसिस पे पुअर है। तो वो सब अच्छा बुरा सारी चीजों पे आप टिक करते हैं और एक लास्ट में इवेल्युएट करते हैं जब आप
सपोज एक दिन की बात करते हैं या फिर एक साल की जब इवेल्युएशन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस पर्सन ने अपने काम के ड्यूरेशन में ये सब मेथड्स फॉलो किए, ये क्वालिटीज उसमें दिखी या फिर ये उसके अंदर कमियां दिखी, वो आपने उसको देखा, उस पर टिक किया और उसके बेसिस पे आप उसको इवेल्युएट करते हैं, राइट। दैट इज द चेकलिस्ट मेथड। अब दूसरा है मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल, जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। Management by objectives is the appraisal method where managers and employees together identify, plan, organize and communicate objectives to focus on during a specific appraisal period। यहाँ पर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो इंडिविजुअल का भी होता है, राइट। और ऑब्जेक्टिव्स जो भी होता है, जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होगा, तभी वो आपको गोल बना के देगा कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमने ये गोल बनाया और उस गोल और प्लान के थ्रू हमें ये काम एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, राइट, और एक स्पेसिफिक फॉर्म में करना है। तो उनको करने के लिए हम सबऑर्डिनेट को, मैनेजर्स को हायर करते हैं, मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को से काम करवाते हैं। तो क्या होता है कि उसमें जो डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, जो सोचने और विचार करने का जो काम होता है, सिर्फ वहां पे मैनेजमेंट का नहीं होता है, बल्कि वहां पे सबऑर्डिनेट भी, मैनेजर्स भी सब मिल करके उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने अपने व्यूज एंड अपने अपने आइडियाज देते हैं। दैट इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ना कि आप एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सिर्फ टॉप अथॉरिटी ही उस चीज को डिफाइन कर रही कि आपको ये काम करना है, बल्कि प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कम्युनिकेट करने का जो प्रोसेस होता है वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों करते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज असेसमेंट सेंटर मेथड। The assessment center method is often used in selection procedure to test the suitability of the candidates. An assessment consists of several tests and practical simulations that are intended to show whether a person is the right fit for a particular position or still performs optimally। असेसमेंट सेंटर का मतलब होता है, असेसमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज का, कि वो देखते हैं, एक प्रैक्टिकल टेस्ट के थ्रू देखते हैं कि एम्प्लॉय अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने रोल में फिट हो पाया है या फिर अभी भी उसको वो नॉर्मल नॉर्मल वर्क कर रहा है, अभी भी वो एक स्टार्टअप लेवल पे जॉब कर रहा है, स्टार्टअप लेवल पे या फिर इनिशियल लेवल पे जो क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, अभी वो क्वालिटीज इनबिल्ट हुई कि नहीं हुई, अभी आपका लेवल कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपने परफॉर्मेंस में कुछ, आपकी परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो वो सारी चीजें वो एनालिसिस करते हैं थ्रू दिस असेसमेंट सेंटर। And the next point is human assets accounting method. It has been broadly defined by the American Accounting Association as the process of identifying and measuring data about human resources and communicating this information to interested parties. This implies that human resources or assets should be capitalized on the financial statements. So यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि एक जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट कंपनी है, यू कैन से, लेट्स गो above. It has been broadly defined by the American accounting assets as the process of identifying, right? एक अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है that measuring data about human resources and communicating this information in interested parties. This implies that human resources or assets should be capitalized on the financial statements, right? Let's study next behavioral anchored rating scales. इसके बेसिस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, so you can be careful about this particular topic.
ए बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल बार्स, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बार्स का फुल फॉर्म क्या होगा, सो यू कैन नो फाइंड इट आउट दैट बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। यहाँ पे रेटिंग की जगह पे रैंकिंग कर देंगे तो उसमें आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेटिंग था या रैंकिंग था। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपने रिटेन किया होगा माइंड में, तो आप का आंसर होगा बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, नॉट रैंकिंग स्केल, राइट। Is a system for measuring staff's performance. It measures them according to defined behavioral patterns. It offers both qualitative and quantitative data for your appraisal process. BARS includes the combination of rating क्वांटिफाइड रेटिंग्स, इंसिडेंट्स एंड नैरेटिव्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस होता है उसको मेजर किसके बेसिस पे किया जाता है, राइट। इट मेजर्स द टर्म अकॉर्डिंग टू डिफाइंड बिहेवियर पैटर्न, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनकी रेटिंग की जाती है। आप जो इसका टॉपिक है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग, क्योंकि बिहेवियर के बेसिस पे एम्प्लॉय को रेट किया जाता है, उनका असेसमेंट किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, राइट। दिस इज द बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल। और ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ लेवल पे किया जाता है, क्वांटिटी के बेस पे एंड क्वालिटी के बेस पे भी। एम्प्लॉय में क्या क्वालिटीज हैं उसके बेसिस पर भी इनका रेटिंग किया जाता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करियर प्लानिंग। Career planning refers to the strategy a person uses to determine career goals and the path to achieve those goals. The process integrates various activities, including steps for self-improvement and process of meeting these goals. The importance of career planning cannot be overemphasized. करियर प्लानिंग का मतलब होता है कि वो डिटरमाइन करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, वो गोल्स डिसाइड करते हैं कि हमने एक गोल बना लिया और उस गोल पे काम करने के लिए हमने अपना जी जान लगा दिया, राइट। और उस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेंगी, किस तरीके से हम एक एक स्टेप लेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, और इंडिविजुअल लेवल पे और हर एक स्टेप पर कितना इम्प्रूवमेंट रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट होगा, उसको हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द करियर प्लानिंग, राइट। Career anchors. So what are the career anchors? A career anchor is a combination of perceived area of competence, motives, and values relating to professional work choices. A career anchor is a combination of perceived area of competence, motives, and values relating to professional work choices. To help people avoid this problem, career anchors help people uncover their real values and use them to make better career choices. So career anchors का क्या मतलब होता है कि आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन में क्या क्वालिटी है, उसके बेसिस पे उनको आप गाइड करते हैं। सपोज आपके घर में कोई बच्चा है और वो बनना चाहता है, उसको उसके पेरेंट्स बनाना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके अंदर तो वो टेक्निकल जो चीज है वो ज्यादा है, वो इंजीनियर बनने के लायक है, तो उसको रेट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि ये डॉक्टर नहीं, इसके अंदर डॉक्टर की क्वालिटी नहीं, ये तो इंजीनियर की क्वालिटी है। या फिर आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं लेकिन वो बनना पायलट चाहता है, उसका इंटरेस्ट पायलट बनने में है, तो ये होते हैं करियर एंकर्स, राइट। कि वो क्या बनना चाहते हैं, राइट, उनके अंदर क्या स्किल्स है, दैट इज द एंकर्स, दे आर द एंकर्स, कि क्या एग्जैक्टली उनके अंदर क्वालिटीज हैं, वो क्या बनना चाहते हैं। सो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। सो बेटर करियर चॉइसेस आर दीज ड्राइव्स एज फॉलोज। मैंने मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी, ऑटोनॉमी। सो इनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या फीचर्स है, वो रियल में क्या बनना चाहते हैं, उनके अंदर क्या वैल्यूज हैं, उसके बेसिस पे आप बताते हैं कि ये पर्सन ये बन सकता है, सो इसको इसीलिए इसको उसको उसी चीज में उसको बढ़ावा देना चाहिए, दैट इज द करियर एंकर। यहाँ पर इस लाइन में आप क्लियर हो जाएंगे। करियर एंकर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ परसीव्ड एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब वो किस एरिया में, किस फील्ड में उसकी कॉम्पिटेंसी है, क्षमता क्या है उसकी,
वो क्या करना चाहता है, किस तरफ उसका जो उसका मोटिव है, क्या बनना चाहता है, राइट। सो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द करियर एंकर ऑफ दिस पर्सन। ऑलराइट। सो फ्रॉम आज के सेशन के लिए इतना ही। और इस आज के सेशन में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी नेचर ऑफ करियर प्लानिंग। और इसके अलावा ढेर सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। नीड ऑफ HRM, बेंच मार्किंग, टाइप्स ऑफ बेंच मार्किंग, बेंचमार्किंग प्रोसेस, प्रोसेस बेनिफिट्स, सिक्स सिग्मा क्या है, उनके जो दो फेजेस हैं वो पढ़ाएंगे, राइट। सो हम ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक करिए। एंड आप अगर आपको लगता है कि मेरे टीचिंग स्टाइल में या फिर PPT में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, देन यू जस्ट डू लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।